देखिए, मौसम से जुड़ी हुई जो हमारे पास कहानी है, वो कहानी क्या है? अपने आसपास जिसको भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें किसी न किसी जगह पर ज़रूर होती हैं। लेकिन हम अब ये सोचना चाहते हैं, एक बार उसको अब प्रिंस राघव शोर ज़्यादा मत करो। हाँ, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, क्या वो चीज़ें सबके लिए सेम है? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये बोर्ड दूर है या पास? सो यू वुड से, आपको ये कहना होगा और ये कहोगे कि बोर्ड मेरे से तो पास है लेकिन आपसे दूर है। तो कौन सही है इस मामले में? तो आंसर है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। मेरे से पास, आपसे दूर। सपोज कि जब आप रात को सोते हो, रात को ओवरनाइट एवरीथिंग बिकम्स बिगर इन साइज, सब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आपके हेयर्स, नेल्स, आईज, एवरीथिंग। सो वुड देयर बी एनीथिंग, क्या कोई चीज़ होगी जिससे आप अपने मौसम या फिर अपने साइज़ को कंपेयर कर सको कि आप बड़े हो गए? फिर से, जैसे किसी बच्चे को हाइट नापनी है तो वो क्या करता है? एक दीवार के सहारे खड़ा होता है, उस पर एक मार्क करता है, अगले साल फिर से वो मार्क करता है और फिर वो देखता है कि उसकी हाइट पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ हो गई, तो वो बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये जो स्केल का पैरामीटर है ये भी यहाँ तक आ जाए तो क्या वो कहेगा मैं बड़ा हुआ? नहीं। तो किसी के साइज को कंपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए? तो आंसर है कि जब कोई चीज़ बड़ी हो रही है तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बड़ी हो गई तो कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कर पाएंगे। और हमारे लाइफ को एक रिदम जो मिलता है वो कैसे मिलता है? हमारी लाइफ चल रही है, हमारी अर्थ चल रही है, हर एवरीथिंग, लेकिन चलना किसे कहते हैं हम? ये समझना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर होता है तो उसको डिफाइन कैसे करते कि वो कहाँ पर है। अच्छा, तो आंसर है कि हम अपने पास और अपने रेफरेंस में, जैसे जहाँ पर भी हम होते हैं, अपने बेस पर अपने नज़रिए से कैलकुलेशन करते हैं। और हम कहाँ कहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो आंसर है एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। और जो एक्सिस है वो हर किसी के लिए अलग अलग भी होती है। किसी के लिए ये एक्स एक्सिस होगी, किसी के लिए ये वाई एक्सिस होगी। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी एक्स है, कौन सी वाई है, कौन सी जेड है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जिस चीज़ को मेज़र कर रहे हो, आपके रिस्पेक्ट में, आपके हिसाब से वो चीज़ कहाँ पर है। कोई चीज़ कहाँ पर है इसका मतलब कि इसकी लोकेशन क्या है। एक सेकंड करण, ठीक से बैठो। उसकी लोकेशन क्या है ना? अच्छा, जैसे ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पर है? इसके लिए ना मैंने एक फ्रेम तैयार किया और एक फ्रेम यहाँ पर है। फ्रेम मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस लेके चल रहा है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की। ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशन वाला है, लेंथ वाला और ब्रेड्थ वाला, या कह लो कि लेंथ वाला और हाइट वाला। ब्रेड्थ तो है ही नहीं। तो 3 एक्सिस वाला बनाने के लिए मुझे एक एक्सिस को ऐसे बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये बाहर आ रही है या अंदर जा रही है। यहां पर एक इंसान खड़ा रहेगा इधर, और यहां से वो सब चीज़ों को नाप के बताएगा। जिस पोजीशन से मेजरमेंट की जा रही है उस पोजीशन को, उस लोकेशन को हम कहते हैं ओरिजिन।
ऑरिजिन। सो ऑरिजिन क्या हुआ? तो आंसर है अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट। अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट। एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं। फिर से मैं मेजरमेंट के लिए यहां से स्टार्ट करता हूं, आप वहां से करते हो, आप वहां से करते हो, तो सबका ऑरिजिन अलग अलग है। इसीलिए ऑरिजिन कैन बी आर्बिट्ररी, ऑरिजिन मनमाना हो सकता है, सबके लिए अलग अलग। और अगर हम जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं अपनी लोकेशन से कितना दूर हूं? तो आंसर है कहीं नहीं हूं, जहां पर हूं वहीं पर हूं। एक्स में 0 मीटर, वाई में भी 0 मीटर, जेड में भी 0 मीटर। तो ऑरिजिन के जो 0 0 0 है, ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशन, कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन। इसका मतलब होता है लोकेशन। ये क्या होती है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट, क्या होती है लोकेशन? तो आंसर है 0 0 0, है ना। ये कोऑर्डिनेट है जिसकी लोकेशन बता है। एक्स में भी 0, वाई में भी 0, जेड में भी 0। अच्छा, अब हमने मेजरमेंट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आंसर है एक लेंथ मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, वी कॉल इट स्केल। टाइम मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, वी कॉल इट क्लॉक। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जाकर ये जो सेट है मेरे पास, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो सेट ऑफ एक्स वाई जेड, इनको क्या कहूँगा मैं? कोऑर्डिनेट। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कहते हैं फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शर्त क्या है? लेंथ मेजरिंग स्केल भी होना चाहिए, टाइम मेजरिंग स्केल भी होना चाहिए, तो टाइम को मेजर कर सके। तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा। चलो कोई नहीं, फिर देखो अभी आज 6:30 बजे तक आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate axes in which we can have or we must have। जब एक होता है तो I आता है, जब ये 3 है तो E आएगा प्लूरल के लिए। ठीक है, तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन विच वी हैव लेंथ मेजरिंग स्केल, टाइम मेजरिंग स्केल। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब कोई भी इंसान एक जगह पर यहाँ पर ऐसे रुका हुआ है और उसकी मेजरमेंट यहाँ से की जा रही है, इसके हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x में x1 है। अभी एक लेके चलते हैं x1, ठीक। अच्छा, टाइम बीतता जाता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम कंटिन्यू बीत रहा है। ये इंसान देखता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ भी है, मान लो कि बस है, ये तब से यहीं पर है, टाइम कंटिन्यू बीतता जा रहा है, क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो ऐसे में हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इट इज एट रेस्ट। है ना, ये रेस्ट पर। तो रेस्ट वाली कंडीशन क्या हुई? इसके लिए शर्त है कि नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन।
पोजीशन में बदलाव नहीं आता, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेस्ट। दूसरा देखिए एक और टर्म, सपोज कि बस, इसको एक ऑब्जर्वर बाहर से बैठ के देखता है और ये बस अपने कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है। कैसे? 1 सेकंड में यहाँ, तो अब अगले 1 सेकंड में यहाँ पर आ गई, मतलब 2 सेकंड टोटल बीत चुके हैं, फिर अगले 1 सेकंड में आगे आ गई। तो कंटिन्यू ये देखता है कि टाइम बीत रहा है और ये अपने कोऑर्डिनेट को बदल रही है, मतलब कि पोजीशन को बदल रही है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? मोशन, कि वो मूविंग, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हाँ, तो ये मूव कर रहा है। ठीक, अच्छा, इनको समझने के बाद अब ध्यान से देखिए एक चीज़। सिचुएशन ये अराइज होती है कि बस में एक आप बैठते हैं और एक आपका फ्रेंड, आप आगे वाली सीट पर हो, आपका फ्रेंड पीछे वाली सीट पर है। ठीक है, अच्छा, और कुछ लोग बस के बाहर बैठे, वो सीट पे बैठ के आपको देख रहे। ठीक, बस दिल्ली से चल के आगरा तक आ गई। आप कहते हो कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब थक गए हैं, आराम कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। आपका फ्रेंड कहता है कि कहाँ चल के आ गए? जहाँ पर तुम थे अभी भी वहीं पर हो, आगे वाली सीट पर। पढ़ो, रेस्ट में क्या होता है? नो चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन बदली कहाँ? अपने फ्रेंड के लिए आप जिस सीट पर थे आगे वाली, अभी भी उसी सीट पर हो, आगे वाली सीट पर। तो पोजीशन में कोई बदलाव आया? नहीं आया। फिर वो दोनों लोग मिलके जाते हैं और जो बाहर आदमी बैठते हैं उनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या हम चले नहीं? तो वो कहता है क्यों नहीं, चले हो। पहले तुम एक लोकेशन पे थे, फिर यहाँ आ गए, फिर दिल्ली से आगरा आ गए। तो वो कहता है कि तुम्हारी पोजीशन कंटिन्यू बदल रही है। फ्रेंड कहता है कि नहीं बदली। बाहर आदमी बैठा, वो कहती है बदल गई। सही कौन मानोगे, फ्रेंड को या उस बाहर बैठे आदमी को? क्योंकि देखा जाए तो दोनों के दोनों अपनी जगह पर सही डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेंड के लिए रेस्ट पर और जो बाहर बैठा है उसके लिए मोशन में। तो क्या माने, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आंसर है कि दोनों अपनी जगह पर सही है। ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए आपकी पोजीशन नहीं बदली, सो यू आर एट रेस्ट। बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए आप चल रहे हो, तो यू आर इन मोशन, आप चल रहे हो, मोशन में हो। इसीलिए कहा जाता है मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब कि हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग। ठीक है, अब क्या आपका फ्रेंड चल रहा है? तो आप इस चीज को पूछोगे कि मेरे रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, लेकिन वही मून से पूछे तो तब कहेंगे चल रहा है। क्योंकि मून के लिए क्या लगेगा कि ये कंटिन्यू घूम रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, अच्छा, तो मोशन के बारे में क्या समझ में आया कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। इसको डिफाइन करना है तो ये ज़रूरी है कि ये पूछो कि किसके रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है। और अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यू चलती है और हमारा सोलर सिस्टम हमारे जो गैलेक्सी के सेंटर उसके चक्कर लगाता है और हमारी गैलेक्सी खुद मूव कर रही है। तो क्या हम रुके हुए हैं? अगर हम ध्यान से समझें, इस टाइम पर हमारी जो गैलेक्सी है वो एक्सपेंड होकर दूर दूर जा रही है एक दूसरे से।
मतलब चल रही है, और उनके चलने की रफ्तार, एक्सपेंड होने की रफ्तार लाइट से भी ज़्यादा है। मतलब लाइट कितनी तेज चलती है? लाइट चलती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो मतलब ऐसे तेज चल रहे हैं। तो अजीब है। तो इसीलिए हमें अपनी स्टडी के लिए एक रेफरेंस मानना पड़ेगा जिसके साथ हम ये बोल सके कि इसके रिस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं। और वो कौन है? हमारा ग्राउंड, हमारी अर्थ। इसको, अर्थ को स्टडी पर्पस के लिए मानेंगे कि वो रुका हुआ है, उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। कार चल रही है कि नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। समझे? अच्छा, जिस तरह से अभी आप मोशन को पढ़ रहे हो रिलेटिव टर्म में, उस तरह से साइज भी रिलेटिव होता है भाई। किसी के लिए छोटा, किसी के लिए बड़ा। ये चौक छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, और इसके हिसाब से बड़ी है, इसलिए रिलेटिव है। तो मोशन, साइज, यहाँ तक कि टाइम भी, आइंस्टाइन की थ्योरी में टाइम भी रिलेटिव है, वो एक अलग बात है। अब यहाँ से समझना है कि मोशन के साथ कहानी क्या क्या जुड़ी हुई है। सो मोशन किसे कहेंगे? तो आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समवन, विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है किसी के हिसाब से, किसी और के लिए, या किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू समवन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से और किसी पर्सन या किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि मोशन में। अब मोशन के साथ जुड़ी हुई जो कहानी है शुरू होती है अब, क्योंकि मोशन में हम सबसे पहले क्या सुनते हैं? स्पीड के बारे में। हाँ, रफ्तार से क्या समझते हैं? तो सुनिए, हमने ये चीज़ पहले भी देखी और सुनी कि रफ्तार कितनी होती है। तो आप बोलोगे कि रफ्तार तो जितनी मर्जी हो सकती है, बाइक की 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 50 हो सकती है, 20 हो सकती है। तो रफ्तार फिक्स होती है क्या? नहीं, वेरिएबल है। तो जो क्वांटिटी बदलती हैं, उस क्वांटिटी के बदलने के लिए कोई पासा नहीं फेंकता, या भगवान कोई डाइस नहीं फेंकते कि चल 2 नंबर आए, रफ्तार इतनी हो जा। सो किसी क्वांटिटी के वेरिएशन के लिए, बदलाव के लिए गॉड डज नॉट थ्रो डाइस। उनका बदलना किसी न किसी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मान लेते हैं कि एक बाइक को इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, उसको हमने बोला 2 सेकंड है, रफ्तार कितनी रहेगा? बहुत तेज। हमने कहा कि 5 घंटा है और 5 घंटे से पहले मत पहुंचना, तो क्या करेगा? बड़े स्लो जाएगा। तो रफ्तार का बदलना इस पर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना है, डिस्टेंस कितनी है ना। और जो चीज़ बदलती है उसके बदलाव के लिए, जो चीज़ वेरिएबल है, हम मैथ्स में, साइंस में उन्हीं क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बनाते हैं।
कैलकुलेट तो करना है ना कि किसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे गति है ना, रफ्तार। जैसे हमने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो t सेकंड में d मीटर दूर जाता है। हमने ध्यान से देखा भाई t सेकंड का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बदल रहा है ना। अब बदलती हुई क्वांटिटी के लिए क्या कोई नंबर रखेंगे? हम नंबर नहीं रख सकते, इसलिए वेरिएबल। और d मीटर मतलब वो 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर इतने दूर गया है, तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? तो आंसर है t सेकंड को 1 सेकंड बनाना है, और किसी भी क्वांटिटी को 1 बनाने के लिए उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो इसलिए t को t से डिवाइड कर दो, जो डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड पे वही डिवाइड राइट हैंड साइड पे। तो 1 सेकंड में गाड़ी कितनी दूर जाएगी? d/t, इतनी दूर जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं? इसकी रफ्तार, स्पीड। ये तो स्पीड को नापने के लिए ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं है? तो स्पीड को हम जनरली क्या दिखलाते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है? स्पीड को क्या सुना आपने कि डिस्टेंस दूरी कहते हैं और टाइम को समय। तो दूरी बटे समय ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं चाल, स्पीड। बुक भी पढ़ते रहना अपने। हाँ, स्पीड की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? ये रहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि स्पीड को नाप सकते हैं कि नहीं, तो नाप सकते हैं। मैथमेटिकल तरीका ये है, बाइक में क्या होता है? स्पीडोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम स्पीड नापते हैं वो क्या होता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो हम उससे भी नाप सकते हैं। और जिन चीज़ों को नाप सकते हैं उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और उनको नापने के लिए जिस चीज़ की हमें हेल्प लेनी पड़ती है वो क्या होती है? यूनिट। बताया था? मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि आप अगर किसी शॉप पर जाते हो, उनसे कहते हो कि मुझे 2 का स्केल दे दो, तो क्या समझेगा? वो नहीं समझेगा। अगर आपने कहा कि 2 सेंटीमीटर का स्केल, वो समझ जाएगा। 2 मीटर का स्केल समझ जाएगा। तो जो सेंटीमीटर है, जो मीटर है, इसने जो स्केल की लेंथ थी उसको डिफाइन कर दिया कि कितनी बड़ी लेंथ चाहिए। तो जिसकी हमने हेल्प ली वो क्या कहलाती है? यूनिट। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई? तो आंसर है ये देखो, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर डिवाइड, तो डिवाइड टाइम को सेकंड में। इसको रीड करते हैं इस तरह से कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसको हम ऐसे लिखना हमेशा, मीटर पर सेकंड डिवाइड में जिसकी पावर 1 होती है, और जब वो मल्टीप्लाई में आता है साथ में, तो वही पावर जो 1 है वो माइनस में आ जाती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ इसलिए एक ही है। डिवाइड में थी तो पावर इसकी प्लस में थी, जब मल्टीप्लाई आई तो पावर माइनस में आ गई। सो मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अभी और भी हैं बहुत सारी जिसके बारे में डिस्कस हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें देखो। अब मोशन को डिफरेंस करना। आप मान लो कि आप इस कमरे में बैठकर और आपका पड़ोसी दूसरे कमरे में बैठकर पानी पीते हैं,
अगर वो पानी पीते हैं या पानी गिराते हैं सीधा, तो पानी कैसे गिरेगा? बूंद बूंद करके सीधा गिरेगा, गिरेगा ना। और वहीं पर इसी पानी के साथ फिर से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार एक कार में किया, और कार जो है अचानक से मुड़ जाती है, तो क्या होगा? पानी सीधा गिरेगा कि किसी सीट पे गिरेगा, किसी और सीट पर? फिर से अब हम एक ऐसे मोशन को समझने जा रहे हैं जो समझना इंपॉर्टेंट है। आप सन के अराउंड चल रहे हो ना, ठीक है, तो सन के अराउंड मोशन को हम इंजॉय करते हैं कुछ देर। कट कर दो फोन। एंजॉय किया, तो सन के अराउंड मोशन को एंजॉय किया। भाई फोन आया, ये सब हुआ, हमने एंजॉय किया। इसी एंजॉयमेंट को आप किसी रॉकेट में बैठ के करो, क्या होगा? झटके लगेंगे, लगेंगे ना? अभी लगा कोई भी झटका? नहीं लगा। कुछ पता चला कि आप चल रहे हो कि नहीं? नहीं, सिंपल। हमें तो लगा हम जैसे वहीं पर मस्त हैं एकदम। लेकिन आपकी रफ्तार अगर कोई दूसरा इंसान देखे जो रुका हो स्पेस के बाहर, उसको दिखाई देगी कि 1 सेकंड में 30 किलोमीटर दूर जा चुके हैं आप। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर दूर, क्योंकि अर्थ की रफ्तार सन के चारों तरफ ये मानी जाती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि 1 सेकंड में 30 किलोमीटर दूर आप पहुंच चुके हैं। क्या फील किया? नहीं किया। इसीलिए अब मोशन को हम 2 तरह से समझेंगे। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अभी कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट बाद पहले जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो था यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर आपको ये नहीं पता चला कि आप चल रहे हो। और आप इसका पता कर भी नहीं सकते। न्यूटन ने अपनी वर्ड्स में कहा था कि देयर इज नो मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आप किसी मशीन से सामान से इस्तेमाल करके पता सको कि आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो। और साथ में इस एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट से भी किया गया। लाइट से क्यों किया गया था ये बताऊंगा मैं आपको बाद में। जब लाइट से भी किया तो उससे भी पता चला कि आप यूनिफॉर्म मोशन को पता नहीं कर सकते हो। सो यूनिफॉर्म मोशन कांट बी डिटेक्टेड। उसका पता आप किसी मैकेनिकल और किसी ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट से कर ही नहीं सकते हो। सो इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या कहा जाता है? देयर इज नो मैकेनिकल एज वेल एज ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट। ना तो कोई मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट है ना तो कोई ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच वी कैन डिटेक्ट यूनिफॉर्म मोशन।
जिसके द्वारा आप यूनिफॉर्म मोशन को पता कर सको। ऐसा ना मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट है ना ऑप्टिकल। लेकिन ये मोशन क्या होता है तो सुनो, इस मोशन में पहला स्पीड हमेशा ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब जो कभी नहीं बदलती, स्पीड हमेशा फिक्स होती है। दूसरा, कोई भी फोर्स नहीं होती है, फोर्स होती तो स्पीड बदलती, इसलिए नो नेट फोर्स। नेट मतलब कोई भी फोर्स नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो कैसे चलेगा तो सुनो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी लोकेशन को देखता हूँ, ये लोकेशन ए है, और जिस टाइम पर हम मेजरमेंट शुरू करते हैं, नापना शुरू करते हैं साइंस में, उस टाइम को हम कहते हैं t=0। अब t=0 का मतलब ये नहीं कि घड़ी में 0 बज गए। t=0 का मतलब है ये वो टाइम है जहाँ से आपने मेजरमेंट शुरू किए। जैसे मान लो घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक, और आपने अभी नापना शुरू किया, तो अब t12 नहीं लिखोगे, t=0 लिखोगे, तो मैंने नापना शुरू किया। फिर टाइम बीता 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद आप देखते हो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर आ गया। लेकिन ये कितनी दूर आता है, ये यहाँ से 1 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकेंड में, ऐसे आता है हर 1 सेकेंड में 1-1 मीटर। तो क्या स्पीड बदल रही है? नहीं, हर टाइम इंटरवल में स्पीड, जो डिस्टेंस कवर होती है वो सेम है। जैसे मान लो कि आप स्पेसशिप के अंदर हो, ठीक है, एक स्पेसशिप में, और वो स्पेसशिप की स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मान लो 80 पे आते ही आपके फ्रेंड ने आपको स्पेसशिप से बाहर धक्का दे दिया, और आसपास कोई भी प्लेनेट या स्टार नहीं है, तो आप देखोगे कि आप तो रुके हुए हो, लेकिन आपका जो फ्रेंड की स्पेसशिप है वो कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है। बल्कि होगा ऐसा कि स्पीड आपकी रहेगी 80, लेकिन आप अपनी स्पीड को नहीं बता पाओगे। ये थोड़ी सी अजीब बात है। देखो, अभी आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, क्या आप बता सकते हो? नहीं। उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है कि आपकी स्पीड जितनी भी हो, बट यू कांट एवर डिटेक्ट, आप कभी भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अपने मोशन को आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि आप चल रहे हो, और यही यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन दूसरे के लिए हाँ चल रहा है, दूसरे के लिए चल रहे हो, लेकिन वो दूसरा वाला कह सकता है मैं नहीं, आप चल रहे हो। इस बात को समझो ऐसे। पहले के टाइम पे लोगों को ये कहने पर फांसी हुई थी कि अर्थ और प्लेनेट सन के अराउंड चलते हैं। हमारी अर्थ, पृथ्वी, और दूसरे प्लेनेट्स ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। आज तो ये सच है ना, लेकिन यही सच बताने पे लोगों को फांसी हुई है, जेल हुई है। हाँ, क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था, प्रूफ कर ही नहीं पाते वो लोग, प्रूफ तो आज भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम ऐसा बस मानते हैं कि ऐसा होता है। हाँ, कॉस्मोस। हाँ, देखो, आज भी हमारी लैंग्वेज क्या होती है, आज भी हमारी वर्डिंग होती है कि सन पूर्व से उगता है, पश्चिम में सेट होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? हम चल रहे हैं। कोई प्रूफ है आपके पास कि हम चलते हैं सन के अराउंड? लेकिन हम जो देखते हैं उसी को सच मानते हैं। आप अगर मून पे चले जाओगे ना, तो मून आपको रुका हुआ दिखाई देगा और पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी चारों तरफ। समझ रहे? हाँ, तो मून पे जाने के बाद आपको लगेगा कि पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, मून रुका हुआ है।
तो मेरी बात क्या समझ में आई आपको? तो मून चल रहा है, सन पे जाओगे तो सन रुका है, बाकी सब चल रहा है। मार्स पे जाओगे तो मार्स रुका हुआ लगेगा, बाकी सब चल रहा है, क्योंकि सारे मोशन कैसे हैं? यूनिफॉर्म। कोई से भी अर्थ पे जाओगे वो तो चलता हुआ नजर आएगा। अब यही मैं आपको बता रहा था, अगर मानो कि आपका यूनिफॉर्म मोशन है, मैं देख रहा हूँ कि आप चल रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि आप नहीं चल रहे बल्कि मैं पीछे जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक सिनेरियो, कि एक ऑब्जर्वर यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों ने देखा और क्या देखते हैं, इस ए के लिए ये जो बी है, ये बी आगे जा रहा है ए के लिए, और बी को लगेगा कि ये वहीं पर है, बी को लगेगा कि ये वहीं पर है और ए जो है वो पीछे जा रहा है। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर रफ्तार नहीं बदलती है, हर एक अभी बाद में आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या समझा? ये बात है। और यहाँ पर रफ्तार कैसी होती है? फिक्स, बदलती नहीं है, और नहीं बदलती है इसी के लिए यहाँ पर जो स्पीड का डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला है वो यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब रफ्तार कैसी होगी? फिक्स, कांस्टेंट रफ्तार। रफ्तार बदल रही होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, समझे क्या? हम फिजिक्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो याद रखना आप कि रफ्तार फिक्स है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अब बदल रही है तो दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझ में? अब डिस्टेंस क्या होती है तो हम जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर चलता है इस बात को हम उसके डिस्टेंस से बताते हैं। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी रफ्तार बदल रहा होगा तो क्या करेंगे? तो देखेंगे, उसको पता लगेगा, जैसे बस में पता लग जाता है। बस क्या करती है? अपनी कंटिन्यू रफ्तार बदलती है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, आपको झटके लगते हैं, पता है? यूनिफॉर्म मोशन में एक और चीज़, जो एक्सपेरिमेंट आप यहाँ कर रहे हो और दूसरा इंसान भी एक बस में है, जो बस यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। अगर वो इंसान बॉल से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, न्यूटन के बॉल को छाल रहा है, तो जो आपके साथ हो रहा है वही उसके साथ भी होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर उसकी रफ्तार बदल रही है तो बॉल आगे या पीछे गिर सकती है, झटका लगेगा तो पता चला वो आगे आ गया, बॉल पीछे गिर गई। लेकिन अगर बस में खेलो तो, और बस धक्के खा रही हो तो नहीं खेल पाओगे, है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रफ्तार ऑब्जेक्ट की बदलती है, और इसके लिए जो फिजिक्स है उसको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इसकी फिजिक्स में रफ्तार बदलती है, वो एक डिफरेंट केस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अभी इसी के साथ जुड़े हुए कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं।